अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है एजोस्पर्मिया, जिसको हम आम ज़बान में मर्दाना बांझपन भी कहते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये एजोस्पर्मिया होता क्या है और इसके जो वजूहात क्या हैं। कुछ वजूहात के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अगर ये एजोस्पर्मिया हो तो क्या वो पर्सन बाप बन सकता है या नहीं, अगर बन सकता है तो वो कैसे बन सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एजोस्पर्मिया होता क्या है। तो एजोस्पर्मिया बेसिकली इसमें ये होता है कि जो आपका जो सीमन होता है उसमें स्पर्म नहीं होते हैं। तो इसको हम आम ज़बान में इस तरह बात करेंगे कि जो हमारे जो सीमन होता है ना, उसमें जो बच्चे पैदा करने वाले जो स्पर्म होते हैं वो उसका काउंट ज़ीरो होता है। तो अगर हम इसकी सीरम एनालिसिस देखें रिपोर्ट में तो उसमें ये होता है कि इसका स्पर्म काउंट भी ज़ीरो होता है। इसका जो मोटेलिटी होती है स्पर्म की, मतलब जो स्पर्म की मूवमेंट्स होती है वो भी ज़ीरो होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी ज़ीरो होती है। अगर ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें ये सब कुछ आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि कोई भी अगर जो नाली है ना, टेस्टिस वगैरह से लेकर और जो पीनस के दरमियान जो ट्यूब आ रही है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाती है, कोई रुकावट वगैरह आ जाती है तो उसको कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव काज है। कोई रुकावट, किसी रुकावट की वजह से स्पर्म नहीं आ रहे हैं, तो ये एक इशू हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई ये ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ना हो, कोई और इशू हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो इसकी हम कुछ वजूहात की बात करते हैं। तो वजूहात में बेसिकली सबसे पहले तो एक वेरिकोसील के नाम से एक डिजीज़ होती है, जिसमें ये होता है कि जो आपके जो वेन्स होती हैं ना, जो जा रही होती हैं टेस्टिस की तरफ, जो एक आपकी फैक्ट्री होती है स्पर्म की जिसमें आपके स्पर्म तैयार होते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्टिस। तो उसी तरह जो वेन जा रही होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है वेरिकोसील। ये भी एक वजूहात है इसकी। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें कोई HIV इन्फेक्शन हो गया, या इसके अलावा ये जो टेस्टिस वगैरह की का इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर कोई ये जो एजैकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसमें ये होता है कि जो आपके जो सीमन होता है वो बजाय पीनस के ज़रिए बाहर निकलने के वो ब्लैडर में चला जाता है। तो ये भी एक काजेज़ होती हैं। उसके अलावा कुछ ट्यूमर वगैरह, जिसके कैंसर वगैरह की वजह से भी इश्यूज बन सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे जो हार्मोन्स है तो उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्यूब का मसला आ जाए, ट्यूब में जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या ट्यूब से ही डेवलप ना हुई हो, या उसमें कोई इशू हो, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं, वो उसके यूज़ करने से भी इनफर्टिलिटी का चांसेस हो सकते हैं। तो इसके अलावा एक मेन काज जो ये स्मोकिंग और सिगरेट नोसी जिसको हम कहते हैं, तो इससे भी हमारा जो स्पर्म काउंट होता है वो भी कम होता है। इसके अलावा ये जो मोटापा जिनको होता है उसमें भी स्पर्म काउंट कम देखा जाता है। तो ये थी वजूहात। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इलाज में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो ये जितनी भी जो आपको मैंने वजूहात बताई हैं, तो अगर इनको ट्रीट किया जाता है। अगर ये ट्रीटमेंट इसके के ज़रिए बेहतर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम एक ऐसा करते हैं कि अपनी जो टेस्टिस होती हैं जिसमें स्पर्म बन रहे होते हैं, जिसको हम स्पर्म की फैक्ट्रीज कहते हैं, तो उसकी एक बायोप्सी की जाती है। मतलब उससे ये होता है कि इंजेक्शन के जरिए वहाँ से जो होता है सीमेन लिया जाता है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि खा उसमें जो स्पर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर वो बन रहे हैं तो वो कैसे हैं, उस हेल्दी हैं या नहीं। अगर नहीं बन रहे तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं कि अगर वो उसमें है स्पर्म हेल्दी हैं, तो एक प्रोसीजर जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जिसको कहते हैं IVF, तो उसके ज़रिए हम बच्चा पैदा कर सकते हैं।
अगर अगर बिल्कुल टेस्टी जो है वो आपकी जो स्पर्म की फैक्ट्रीज हैं, अगर उसमें स्पर्म बन ही नहीं रहे तो इस भी बाप नहीं बन सकता है वो मर्द। तो उसके अलावा काफ़ी हमने सुना है कि स्टेम सेल्स के ज़रिए भी आजकल इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक अवेयरनेस देना कि अगर आपको इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो बजाय आप शर्मिंदगी से किसी को इस चीज़ का ना बताएं, तो बेहतर है कि आप अपने अच्छे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वहाँ से अपना सीमन एनालिसिस करवाएं पहले, उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स को दिखाएं, आपकी प्रॉपर वो हिस्ट्री लेगा, उसके बाद वो अपने तरीके से आपको ट्रीट करेगा। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। थैंक यू।